चिराग पासवान कह रहे हैं आरक्षण का जो पर्पस था वो भी पूरा नहीं हुआ, या जिसको एक बार आरक्षण मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि अब उसको आप बाहर कर दीजिए। उल्टी इसके विपरीत बात बता रहे हैं ओपी राजभर, कह रहे हैं जिनको मिल गया वो तो राष्ट्रपति बन गया है एक किस्म का, अपने समाज का, उसको बाहर करो, अब किसी और को दो। अभी तो विवाद एक नेता की बात दूसरे नेता के सामने है, कैसे विवाद हल होगा ये? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि नेता जितने बोल रहे हैं वो सब अपनी अपनी राजनीति बोल रहे हैं, और मैं बार बार इसको कहता हूं कि कोई भी ऐसा सुधार का काम होता है तो जिनके पास थोड़ी सत्ता होती है, ताकत होती है, वो लोग उसका विरोध करते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो रहा था तो क्या कह रहे थे कि भाई जमींदार लोग सबका भला करते हैं, तो जमींदार जमींदार रहेगा और सारे लोगों को वो जिसको कहते हैं कि वो कुछ दान देता रहेगा। जब आरक्षण लगा, और आज भी मैं ये कहता हूं कि आरक्षण दरअसल विसंगति वहीं हो गई जब आप अनुसूचित जनजाति और जाति के बाद आपने ओबीसी का कैटेगराइजेशन करना शुरू किया। होना क्या चाहिए था, ये मेरी निजी राय है, होना ही चाहिए था कि आप एससी एसटी में ही उन जातियों को शामिल करते जिनको आपको लगता है कि आरक्षण देना है, और जो जातियां ओबीसी को इसमें शामिल करते मतलब ये एकदम अलग, ये मेरी राय शुरू से रही है, क्योंकि आपने जैसे ही पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, अब 100 में आप कहेंगे कि 50% हो गया है, 60, 70, 80 रिजर्वेशन देंगे, तो आप कौन सा कॉम्पिटिटिव समाज बनाएंगे? मतलब आप किसी भी देश में कहीं आप जिसको कहते हैं ना कि कोई भी आप एक्शन मान लीजिए, अफर्मेटिव मान लीजिए, सोशल ऑपरेशन मान लीजिए, वंचित मान लीजिए, तो मुख्य धारा में लाने का एक तरीका होगा ना। और अगर आप 50, 60, 70% करके भी मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे हैं तो फिर उसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जो न्यायाधीश BR गवई कह रहे हैं, दोनों ही उनकी बात कि IAS IPS का बेटा और सामान्य जो अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा है, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा। ट्रेन में पहली बार आप घुस गए, सीट आपको मिल गई तो आप दूसरे को नहीं आने देना चाहते, क्योंकि सीट पे पता चला कि आप लेट के चले आ रहे हैं और तब आपको बैठ के आना पड़ेगा। हो सकता है बैठने में भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि और ज्यादा हो। तो मायावती डब्बे के अंदर है इसलिए विरोध कर रही है? नहीं, मायावती डब्बे के अंदर नहीं है, मायावती डब्बे के अंदर है, लेकिन वो दबाई जा चुकी है, उनकी जगह ली जा चुकी है। अभी के चुनाव का परिणाम देखिए ना, जो वो एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहती थी वो एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिल चुकी है, इसलिए वो विरोध कर रही हैं। नहीं, उनका जो वोटर है, उनका जिसको आप जाटा वोटर मायावती जी हम लोग, हाँ, वो लाभ वाला वोटर, वो लाभ वाला वोटर है, बिल्कुल। तो उनको लग रहा हमारा छिन जाएगा। इसका नुकसान समझिए, इसका नुकसान समझिए, इसमें जिस पार्टी ने इसका विरोध किया वो पार्टी जाटो पासवान के अलावा सारे वोटर उसके गायब हो जाएंगे, समझ लीजिए। वाल्मीकि महार से लेकर जिसने विरोध किया उसको नहीं मिलेगा, जिसने विरोध किया उसको नुकसान ये होने जा रहा है। दूसरे तरीके से पूछूं आपसे, वो जातियां भी अब सतर्क हो गई है ना। शेड्यूल कास्ट की बात ही करते हैं। शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां हैं उनमें प्रोमिनेंट जातियों को छोड़ करके बाकी सब इस फैसले से खुश होंगे? बाकी सब खुश हैं, और सोशल मीडिया पर भी वो बोल रहे हैं। उनके भी घर के बच्चे तो अब पढ़ रहे हैं ना, उनके हाथ में भी तो 5000 क्रांति तो सबके लिए हुई। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि 1.5 लाख वाले मोबाइल से या 2 लाख मोबाइल वाले से ही लिखा जाएगा, तो 5000 वाले से भी लिखा जा रहा है। स्मार्टफोन सबके पास है, डेटा सबके पास उतना ही है, तो वो भी अब अपनी आवाज उसी तरह से कर रहे हैं। इसीलिए ये जो ठेकेदारी करने वाले लोग हैं ये सोशल मीडिया पर भी पिट रहे हैं, तर्क में भी पिट रहे हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं इसका वक्त आ गया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और आगे पिछड़ों में भी, और क्रीमी लेयर मुझे लगता है ना, क्रीमी लेयर एक मतलब एक किस्म का, मैं इसे फर्जीवाड़ा टाइप मानता हूं। क्रीमी लेयर कोई चीज नहीं होती, आपको कोई तरीका निकालना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचे। क्रीमी लेयर कह के आप ये कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ। ये किसी भी आरक्षित समाज में ऐसे नहीं देखना चाहिए। एक तो शेड्यूल कास्ट के मामले में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जजों ने भी ऐसा अभी भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिसको मिल गया वो ठीक है, जिसको नहीं मिला उसकी तरफ आप देखिए। जो चिराग पासवान बात कर रहे हैं मैं उस पर आना चाहता हूं। वो कह रहे हैं ये इस आरक्षण का मतलब ये भेदभाव और छुआछूत से जुड़ा हुआ था। जिन लोगों को, जिन जातियों को शेड्यूल कास्ट कहकर के उनको आरक्षण दिया गया वो कोई आर्थिक तौर पर वंचित थे, इसीलिए ही नहीं केवल आरक्षण हुआ है। और ये कह देना कि किसी को एक बार अगर संबल मिल गया थोड़ा, वो मान लीजिए उसको नौकरी ले लिया या उसको कहीं एडमिशन अच्छा मिल गया, तो ये मान लेना कि वो जो जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेसाइज होता था सोसाइटी से, अलग थलग कर दिया जाता था, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो आज भी झेल रहा है उसको। देखिए, ये सौरभ बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इतना आसान नहीं है कि आप इसके इधर हो या उधर हो। हर एक का जो तर्क है ना वो अपने तरीके से सही भी है, और दूसरा जो तर्क तेरा वो भी सही है। अब जैसे मायावती जी का जिक्र करें, मायावती जी ने बहुत फिनिश से बात की। मायावती जी को ये पता है कि उनका जो वोट बैंक है जाटव, वो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए यदि इसमें कैटेगराइजेशन होगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो इसकी बात नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो कैटेगराइजेशन का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है उससे एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स होगी।
इसलिए इसको देखना नहीं चाहिए। मतलब वो सीधे सीधे बात नहीं कर रही। चिराग पासवान जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक है कि हमने आरक्षण आर्थिक आधार पर या विकास पर नहीं दिया था, बिल्कुल, है ना। तो हमारा जो आरक्षण का जो आधार था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आप पूरी डिबेट देखिए, और इसीलिए उस समय ईडब्ल्यूएस का विरोध किया गया था। फिर अभी आप उस पर आएंगे तो वो अलग होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कहा गया कि आरक्षण का आधार वो है कि हमारा सामाजिक जो भेदभाव है, छुआछूत जो है, वो खत्म होना चाहिए। और खत्म नहीं होगा क्योंकि उसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो कम से कम उस कमजोर वर्ग को एक ताकत दी जाए। ठीक है, इसलिए वो जो पासवान साहब हैं वो उसकी बात करते हुए इस तर्क को दे रहे हैं। लेकिन एक तर्क जो हम लोग अक्सर देते हैं इसके लिए कि भाई नहीं, उसके पीछे भी जाए ना जरा, वो जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पासवान कम्युनिटी, वो तो जाएगा हिस्सा, वो तो जाएगा ही, वो तो एक कारण है। लेकिन उसको मिल रहा है, हाँ, वो उसको मिल रहा है। भाई 6 की 6 सीटें आप ले आते हो, जीत जाते हो, 5 सीटें जीत जाते हो, तो वो उसका मतलब एक आपके पास पावरफुल ग्रुप है, जिसका मैंने जिक्र किया था एससी में भी और एसटी में भी। एससी में जाटा और पासवान, ये सब, एसटी में जो मीणा और वो सब कम्युनिटी है, वो सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक जो बहस हम लोग करते हैं, खासतौर से अपर कास्ट के लोग जो आरक्षण के विरोध में खड़े होते हैं, मैं कह नहीं रहा कि आरक्षण विरोधी है, लेकिन खड़े दिखाई देते हैं, वो बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव सोसाइटी जो है आगे बढ़ाती है देश को। ये बात ठीक है, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी होनी चाहिए कि भाई आरक्षण होता है तो पिछड़े लोग भी, कमजोर लोग, मतलब जो बच्चे 40% वाले हैं वो आ जाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव सोसाइटी लेवल प्लेइंग फील्ड के बिना नहीं बन सकती, और ये आरक्षण का आधार है। आपको पहले एक सोसाइटी को लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, फिर आप खुद बड़े हो गए हैं तो आप कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, आप इंटेलिजेंट हैं, आप पावरफुल हैं। मतलब आप जरा विरोध करने वालों की बात करते हैं, मैं जोड़ दूं संदर्भ के लिए, ईडब्ल्यूएस भी गलत है। ईडब्ल्यूएस का तौर पर जैसे मैंने वो कहा ना कि सुप्रीम एससी एसटी में ओबीसी को जोड़ना चाहिए था, उसका तरीका निकालना चाहिए था, आप 50 60 70 करके। ईडब्ल्यूएस भी सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट के लिए सरकार, अपीजमेंट के, क्योंकि आप उसको आपको अगर किसी को देना है तो आप उसको फीस में दे दीजिए। आप उसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड मान रहे हैं ना, तो आप उसको इकोनॉमिक आधार पर दीजिए। आप ईडब्ल्यूएस करके भी एक नए किस्म का पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं। मेरा यह मानना है कि ये सब पीछे ले जाने वाले निर्णय। अच्छा, हमें धीरे धीरे आरक्षण को न्यूनतम करना होगा। न्यूनतम आरक्षण वहां तो बात ही नहीं हो रही है अभी, आप रोक नहीं सकते। अभी तो बहस वहां आप हम आपको ऐसी बात कर दी है कि भाई चर्चा भी नहीं हो सकती। सौरभ जी, मैं क्या कर रहा हूं,